एग्जाम होना है। टेट में एक ऐसा विषय जिसमें सबसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है और अच्छा स्कोर होता ही होता है, और इसी एग्जाम इसी सब्जेक्ट के बिहाफ पर इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होते हैं और किए जाते हैं। उन्हीं चीजों में देखेंगे तो एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, सिलेबस भी छोटा है। हिंदी और गणित, यह दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। स्कोर तो सभी में करना होता है, लेकिन एक प्रकार से बाल विकास कहे, पर्यावरण का है कहे, इनका सिलेबस बड़ा हो जाता है, और जब सिलेबस बड़ा हो जाता है तो कंटेंट ज़्यादा पढ़ना होता है। इस हिंदी वाले पार्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा हिंदी शिक्षण शास्त्र में ही जो दूसरा वाला टॉपिक आता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, लैंग्वेज। अब एक हम आप सभी सर लोगों से कहें कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं, आप हिंदी और इंग्लिश इन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की पेडोलॉजी सेम है, यह पेडोलॉजी का विषय है। साथ ही यदि कहा जाए जो वर्ग 2 के लिए देंगे, वर्ग 2 के लिए जो उनका मेन सब्जेक्ट है 120 मार्क्स का, उसमें भी यही आना है, प्राइमरी के लिए भी यही आना है। तो हम इस भाषा शिक्षण के सिद्धांत को ही पढ़ेंगे, और ये हमारा पेडोलॉजी का ही सेकंड वाला टॉपिक है। पहला तो हम देख चुके हैं अधिगम एवं अर्जन वाला पार्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि भाषा का अर्थ एवं महत्व। अब इसका टॉपिक ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए भाषा क्या है। अब कल भी जैसे हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि आप सुनते आते हैं वर्ण, अक्षर, अक्षरी जब बनेंगे तो उसे हम शब्द भी कहेंगे, शब्द को ही हम पद भी कहेंगे, शब्द पद से ही पदबंध बनेगा, पदबंध से ही वाक्य बनेगा, और वाक्य जब आगे जाकर के चलते हैं, जब हमारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, बोलने वाली चीज़ों का, कि सामने वाला बोलता है, सुनने वाला उसे समझता है, वही चीज़ें वहीं से आता है भाषा। तो भाषा का अर्थ एवं महत्व की बात करें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, मैं एक प्रकार से आपको स्लाइड तो दिख रही है, मैं वर्बल साउंड के द्वारा कोई चीज को बता रहा हूं, मैं अपने भाव को व्यक्त कर रहा हूं और आप उसे समझ पा रहे हैं। तो यही है कि इसके द्वारा हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। यह नहीं, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक संस्कृति की पहचान है। देखो एक्चुअल में प्रश्न कैसे आते हैं, अभी आपने हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर वगैरह अपलोड है वो भी देखे होंगे, और यही होता है कि भाषा से व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास, अस्मिता और सामाजिक संस्कृति पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। तो यही प्रश्न आता है कि भाषा किसका, यदि कहा जाए भाषा किसका महत्वपूर्ण साधन है, तो व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है, व्यक्ति की आइडेंटिटी अस्मिता भी होती है, और सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहचान होती है उसके लिए भी होता ही होता है। तो यही होता है भाषा। एक मिनट, एक कॉल है। हाँ, तो आप देखेंगे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। जो प्रश्न आएंगे ना सीधे हमारे हिंदी, ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, आप इसमें से 30 में से हम 28, 29, 30 में से 30 की बात करेंगे, और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको यही चीजें, जैसे हम नोट्स तो दे ही रहे हैं, नोट्स आपको एक जो टेट की हमने पीडीएफ शेयर की, सभी सर लोगों को मिल भी गई होगी, साथ ही जो हमारे क्लास मतलब इस कोर्स से जुड़े हुए हैं उनके पास भी आई गई होगी। अब यही आता है कि भाषा, इनमें से भाषा इन किसका महत्वपूर्ण साधन है, तो व्यक्ति के निर्माण का भी आता है, अस्मिता का भी आता है, सामाजिक संस्कृति का भी आता है, और अभी जा करके आगे हम इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं। भाषा के बिना मानव सभ्यता अधूरी है तथा वह अपने इतिहास और परंपरा से विहीन है। अब यदि कहा जाए भाषा, आज हम जानते हैं इतिहास में यह हुआ, आज हम जानते हैं एक समय डायनासोर होते थे, यह इतिहास की भी चीजें जानते हैं, तो ये भी क्या है, भाषा के माध्यम से ही। अब यही कि वहां पर पूरी लिखित चीजें हैं, जब कोई कहानियों के माध्यम से बोलता है, बोल करके बताता है, तो कैसी होती, मौखिक होती है, अदरवाइज लिखित होती है। अब यदि मैं कहूं एक प्रकार से, अब यदि भाषा लिखी हुई तो है, आपको समझ में भी आना चाहिए, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो एक बात, यदि हम देखें मलयालम में कोई चीज लिखी हुई है और हम हिंदी भाषी की बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषी कोई व्यक्ति है, उसे मलयालम में चीजें दी जाए, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस लेवल की चीजें आना चाहिए जिस भाषा को वह जानता है,
उसके अनुरूप चीजें होना चाहिए। तो भाषा के बिना मानव सभ्यता अधूरी है और वो अपने इतिहास परंपरा से भी भिन्न है। भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना अति आवश्यक है। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे कि भाषा यह व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, भाषा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण साधन है। काय काय के लिए? तो व्यक्तित्व के निर्माण और विकास के लिए भी है, अस्मिता के लिए भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। तीन यदि आ जाए और नीचे आ जाएगा उपरोक्त सभी, कि भाषा से व्यक्ति में किसका निर्माण होता है? तो इन सभी का होता है। यह महत्वपूर्ण साधन है। एज इट इज ऐसे ही प्रश्न आएंगे। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर वो हमने अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी देखें। मनुष्य के जीवन में भाषा को महत्वपूर्ण निम्नलिखित बिंदुओं की से भली भांति समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे भाषा का अर्थ एवं महत्व। देखो, भाषा क्या होता है? संप्रेषण का माध्यम होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब मैं अभी बात कर रहा हूं, हम अभी टेट से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। जब टेट से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा? एक प्रकार से संप्रेषण हो रहा, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या चीज होती है, थोड़ा सा समझिए। अब मैं कहीं ना कहीं समझाने वाले परिप्रेक्ष्य में ही चलेंगे। हो सकता है कि क्लास हमारी धीरे चलेगी या फिर आप लोगों को लगे तो आप बताइएगा। मान लो एक व्यक्ति ए है, मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब इस ए व्यक्ति ने एक मैसेज भेजा और आया बी तक। अब क्या हुआ? यदि बी व्यक्ति ने सुन भी लिया सब चीजें, यदि ये टू वे मोड पे कन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, मैं ए हूं, हम आपसे के सामने बोल रहे हैं, वर्बल तरीके से बोल रहे हैं, आप बी पार्ट पे है, आप सुन रहे हैं। अब यदि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसे समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा संप्रेषण इस प्रकार से चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब मैं यहीं पर जाकर के यदि मान लो मैं मलयालम में बोलने लग जाऊं, मैं तेलुगु में बोलने लग जाऊं, अब हमारे बीच में संप्रेषण तो हो रहा है लेकिन आप इसे समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यदि आपको लैंग्वेज आएगी तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप से दूसरों पर आश्रित है। इसी कारण से उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। तो संवाद को स्थापित करने का माध्यम क्या है? भाषा। बस ऐसे ही प्रश्न आएंगे। संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा है। कि संप्रेषण का माध्यम भी भाषा है। क्योंकि यदि हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, अब एक थोड़ा सा आपको ये हिंदी में तो पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। और जब वाक्यों के द्वारा ही जब चीजों को बताया जाता है, अब मैं थोड़ा सा चलो एक और बेसिक वाले पार्ट पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम जाता है, मैंने एक वाक्य लिख दिया राम जाता है। आपके सामने कहा राम जाता है, उससे आपको भी समझ में आ गया कि यह एक वाक्य है। वाक्य होने के बाद में आपने देखा पूरा वाक्य। अब मैंने इसे ही तोड़ा, इसे ही क्या किया मैंने एक कर दिया राम, एक कर दिया जाता और इसे ही तोड़ दिया है। अब ये क्या हो गए? ये एक वाक्य था, यह एक वाक्य था, इसे ही हम कहेंगे शब्द। और जब शब्द को ही वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे पद कहा जाता है, आप जानते ही जानते हैं। फिर हमने इसे और तोड़ा, हमने इसे तोड़ा यहां से रा म, फिर हमने और तोड़ा इसे। जब और तोड़ा तो ये क्या हो गया? र में आ की मात्रा, इसे हमने तोड़ा म और म में आ गया। ये क्या आ गया? वर्ण आ गया, आखिरी में आ गया। अब वाक्य के द्वारा ही भाषा को बनाया जाता है। क्योंकि जब हम वाक्य बोलेंगे, एक व्यक्ति जो बोलने वाला है वो बोलता है, सामने वाला उसे समझ जाता है, इनके बीच में जो चीज चलती है वही होती है भाषा का माध्यम, भाषा।
अब संप्रेषण का माध्यम मतलब वही कि भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। जब भी संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? भाषा। यदि भाषा ही नहीं होगी तो काहे का कम्युनिकेशन। दूसरा आता है ज्ञानार्जन का साधन, मीडियम ऑफ लर्निंग। मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है और भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। अब सीधी सी बात, सिंपल सी ऐसी आती, ज्ञानार्जन का साधन क्या है? ज्ञान को अर्जन करने का साधन क्या है? तो भाषा। आपके इस पेडोलॉजी में भाषा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब भी हम पढ़ेंगे, अभी इसके पहले वाला टॉपिक था, यह हमारा हिंदी पेडोलॉजी का सेकंड टॉपिक है। हमने पढ़ रहे भाषा के सिद्धांत, पढ़ रहे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। इसके पहले हमने देखा कि भाषा का अधिगम एवं अर्जन, भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, भाषा को सीखने के बाद कैसे प्रयोग किया जाता है, वह चीजें देखी। और यहीं पर देख रहे कि भाषा के सिद्धांत क्या है। मैक्सिमम जगह पर आपको भाषा ही पढ़ना है। अब यदि कहा जाए कि मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है और भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। व्यक्ति को जितना ज्ञान होगा, हम क्या करते हैं, जब से मतलब पैदा हुए तब से जैसे 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 बड़े होते जाते हम ज्ञान का अर्जन करने लगते हैं। आप सभी शिक्षक लोग हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आप विद्यार्थियों को भी पढ़ा रहे। सरकार ने कहा कि आपको एमपी टेट देना जरूरी है। अब आपने क्या किया, आपको ज्ञान तो है, आपके विषय का बहुत सारा ज्ञान है, क्योंकि आप वर्षों से उसी एग्जाम मतलब आप वर्षों से बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि टेट भी देना है। अब आपने देखा कि टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जिन जिन सब्जेक्ट हैं उन सभी का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान होना चाहिए क्योंकि हमें एग्जाम देना है। अब वही चीज देखेंगे कि मनुष्य के विकास का आधार ज्ञान है और भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। अब आपने देखा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट देना, उसी के साथ उन भाषा के साथ में हम तैयारी करने लग जाएंगे, हम और ज्ञान को अर्जित करेंगे। और इसके थ्रू हम कहें कि सब लोगों को लग रहा है कि टेट देंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम कहें बस एक सरकार थोड़ा सा एक चीज डिसाइड कर दे, एक हमें डेट दे दे कि 2 से 2.5 महीने 3 महीने मिल रहे हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर उस चीज को पढ़ लेंगे कि आपकी एक फर्स्ट टाइम में ही आपके टेट की एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि हम उस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने वाले हैं। हाँ, बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान के अर्जन को नहीं कर सकता। वही बात, यदि आपको भाषा ही नहीं आएगी तो आप क्या ज्ञान का अर्जन करेंगे? तो सीधी सी बात, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि मनुष्य सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। किसके बिना? क्या शब्दों के बिना, वाक्यों के बिना, वर्णों के बिना या भाषा के बिना? तो भाषा के बिना व्यक्ति कोई ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता, ना सामाजिक ना आध्यात्मिक। तो ये क्या है, अब आपको समझ में आया। भाषा के द्वारा क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम भी है, ज्ञानार्जन का साधन भी है। इसी के बाद हम और आगे चलते हैं तो तीसरा पॉइंट इसका आता है कि संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी सहायक है। क्या? भाषा, संस्कृति और सभ्यता के विकास में। और यही 3 पॉइंट हमने पहले भी पढ़े थे। पहले कहां पर पढ़े थे, थोड़ा सा वापस से आते चलें। कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण, अस्मिता और सामाजिक संस्कृति की पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। और उसी के साथ में भाषा संप्रेषण का माध्यम है, ज्ञानार्जन का साधन है और साथ ही संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी सहायक है। भाषा संप्रेषण ज्ञानार्जन का साधन होने के साथ संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी सहायक है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रांतों की परंपराओं, रीति रिवाजों से परिचित होता है। अब आपने देखा कि केरल में यदि कहा जाए कि पोंगल होता है, आपने देखा कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। अब आप खुद देखेंगे कि हर जगह की एक अलग अलग संस्कृति है। संस्कृति मतलब वहां का कल्चर। हम कहीं पर भी डांस करते हैं, हमारा डांस एक प्रकार से होता है। आप साउथ में जाएंगे तो कहीं पर भरतनाट्यम होता है। आप वहाँ की संस्कृति को देखेंगे, वहाँ के कल्चर को देखेंगे, तो भाषा के माध्यम से ही क्या करता है, व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रांत की परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित होता है। आप ऊपर की ओर जाएंगे, पंजाब वगैरह में जाएंगे तो वहाँ का एक कल्चर एक अलग चलेगा, वहाँ भांगड़ा वगैरह इस प्रकार से चीजें चलेगी। वहाँ आपका कल्चर देखेंगे तो वहाँ के लोगों के पहनावा एक अलग सा चलेगा। तो हम कहीं पर भी चीजें देखते, और दूसरा जहां भाषा आ जाती है तो भाषा के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, उनके रीति रिवाज और उनसे परिचित हो जाते हैं। तो आपको हर जगह पर एक ही वर्ड उठ उठ के आ रहा है, भाषा। अभी जो भी सर या मैडम लोग लाइव है, कौन है जी, एक
समर्थ गिरी सर है और सीमा मैम। आप लोगों को समझ में आ रहा, थोड़ा सा आप मुझे बताएं, या फिर नहीं तो फिर मैं उसे भी और चेंज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग आज ही जुड़े हैं, दूसरे हेमलता मैम जुड़े रहते हैं, महेंद्र सर रहते हैं, यासीन सर रहते हैं। थोड़ा सा आप लोग मैसेज में मुझे मैसेज टाइप करके बताएं कि वाकई में आपको, क्योंकि लाइव क्लास चल रही तो मुझे भी समझ में आया कि हम और उस समझाने के तरीके को और भी चेंज करें। सर गोस्वामी सर और साक्ष्य मैम, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएं ये चीज समझ में आ रही है ऐसे ही, कि और भी इसको समझाने के तरीके को चेंज करें, थोड़ा बताएं। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और एक चीज हम आपसे फिर कहें, आप पूरा अपना हिंदी वाला बात करूं, हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, तो जो सर लोग अभी हेजिटेट हो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो हम कहे एमपी टेट। एमपी टेट में 30 नंबर की है हिंदी। आप समझिए क्या इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कैसे किया जाता है। और हम आपसे बताएं, इस अपने को ये परीक्षा को टेट को क्वालिफाई करना, तो एक बहुत अच्छी सटीक रणनीति क्या होगी, इस हिंदी वाले विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। और मैं आपके सामने वो भी बताऊंगा कि कैसे। आप लोग कमेंट करें सर, आपको 15 नंबर के गद्य और 15 नंबर के पद्य, गद्य और पद्य में से 15 प्रश्न आएंगे, और 15 नंबर की आएगी शिक्षण शास्त्र। ये हमारा हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। बस इन दो जगह पर ही हम काम करेंगे और खूब अच्छे से काम करेंगे। 15 नंबर के गद्य पद्य आएंगे और 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आएगा। ये जो 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आएगा, उस शिक्षण शास्त्र को ही हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी शिक्षण शास्त्र ही है। हम इस हिंदी शिक्षण शास्त्र को, सर मैं थोड़ा सा आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं, आप लोग बताएं। हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ रहा। चलो बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद मैम। हाँ, बस यही जानना चाह रहा था, नहीं तो हम उसे भी चेंज करेंगे। तो ये रहेगा हमारा पैटर्न, और इसमें हम कहे 28, 29, 30 में से 30 की कोशिश रहेगी। और इतना सरल आता है, अभी हम जिस दिन गद्यांश पद्यांश वाले पार्ट पर आएंगे तब और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये शिक्षण शास्त्र में भी हम आपसे बताएं, हमारे शिक्षण शास्त्र में टोटल 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक में से ये दूसरा टॉपिक है। 8 में से यह दूसरा है। कुछ टॉपिक बड़े हैं, बड़े मतलब यदि कहा जाए कि 4 क्लास, बड़े टॉपिक मतलब 4 क्लास, छोटे टॉपिक मतलब 2 से 3 क्लास। तो 8 टॉपिक में हमारी पूरी इस 15 नंबर की शिक्षण शास्त्र अच्छे से आपकी समझाई। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। तो इस शिक्षण शास्त्र में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। यह हमारा ड्रीम सब्जेक्ट होगा, हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। यह इतना आसान है, इतना आसान है कि अभी मैं आपसे कहूं तो आप भी हंसेंगे कि अरे इतना ही आसान था तो पूछा ही क्यों। थोड़ा सा सर, अब आप लोगों को एक चीज हम बताते हैं, ये चीज समझ में आ गई। मैं इसे थोड़ा सा बाहर आता हूं और एक दूसरी चीज आपको दिखाता हूं सर। तो हमारी हिंदी टेट 30 नंबर की रहेगी, 15 नंबर का गद्य और पद्य रहेगा, 15 नंबर का हमारा शिक्षण शास्त्र रहेगा। और इस शिक्षण शास्त्र में ही ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब आपको यही पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है। और ऐसे ही संप्रेषण का माध्यम क्या है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा। ज्ञानार्जन का माध्यम क्या है? भाषा। संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक क्या है? भाषा। और एक प्रश्न यदि और टफ कर देगा, टफ नहीं टफेस्ट कर देगा, कि भाषा इनमें से किसमें सहायक नहीं है? भाषा इनमें से किसमें सहायक नहीं है? और आपको 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन तो देगा संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक नहीं है। नहीं आए तो थोड़ा स्पेशली ध्यान देना है। नहीं तो एक बात है, ज्ञानार्जन का साधन और कहा जाए संप्रेषण का माध्यम, ये 3 उनको लगा देना, जो चौथा आ जाए उसको छोड़ देना, बस वही भाषा का माध्यम नहीं रहेगा। चलिए फिर अब हम देखेंगे आगे कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब यदि हम कहें कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्यों भाषा को सिखाया जाता है, तो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अब आप भी जानते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, आप उसे सुन रहे हैं, आप श्रोता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। वक्ता द्वारा शाब्दिक मतलब वर्बल और गैर शाब्दिक मतलब नॉन वर्बल रूपों से प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने, उन्हें समझकर
उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो अब यदि कहा जाए भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से क्या है, कि वक्ता के कथन को समझने की, कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अब कैसी हो सकती है? वर्बल हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। हमने यदि कहा, अब आपने हमें एक सांकेतिक रूप से हमने बताया, हमने भाषा तो प्रयोग की, लेकिन भाषा कैसी थी? सांकेतिक थी। अब भाषा कैसी कैसी हो सकती? तो भाषा 3 प्रकार से हो सकती है। अभी हमने शुरू की क्लास में पढ़ाया था, और वैसा रहेगा ना, तो कल फिर मैं थोड़ा सा और इन चीजों को एक प्रॉपर सिनेरियो के साथ में पढ़ेंगे कि भाषा कैसी हो सकती, 3 प्रकार से हो सकती है। मौखिक, मैं बोल रहा हूं, लिखित, मैं लिख रहा हूं, मैं केवल इशारा कर रहा हूं। सांकेतिक भाषा, यही भाषा के प्रकार है। जब क्या करता है, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, कि जब भी वक्ता द्वारा शाब्दिक, वर्बल या नॉन वर्बल रूपों में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने और उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा उनका अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जितनी चीजें बता रही वो तो चल रहा है, लेकिन आपके पास में पहले से भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया हुआ है, पहले से भी आप चीजों को है, और आप उसके साथ में चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। यही क्या है? यही वक्ता के समझने की योग्यता है। उद्देश्य का सार क्या है? कि भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के संदेशों को समझने में दक्ष हो, उनसे अर्थ निकाले, संबंध जोड़े और उचित अनुमान लगाने में सक्षम बने। यदि किसी ने कुछ कहा, आप क्लास में जाते हैं और आप जाकर के बैठ गए, अभी आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल में तो पढ़ाते ही पढ़ाते, सब बच्चे जानते हैं। आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, आप जाते होंगे, जा करके बैठ जाते होंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक चीजें समझ जाता होगा कि ये सर आ गए, आज इसकी क्लास चलेगी। तो आपके पास में जो चीजें भाषा के द्वारा जो चीजें सीखी वो तो सीखी, साथ में जो दूसरा नॉलेज है उनको समझकर उसके साथ में अनुमान लगाने का ही विकास करना उद्देश्यों में से एक है। तो भाषा के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, जो बोलना चाह रहा है उसके बोलने की योग्यता को, सब कथन के समझने की भी योग्यता यही है। फिर हम आगे चले, फिर दूसरा आता है, ये उसी के उद्देश्य, समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। पीडीएफ भी भेजिए सर जी। सर ये पीडीएफ हमने पहले ही शेयर कर दी है। जी सर, अभी हम इस पर भी अपलोड कर देंगे। जी, अभी हम इस पर भी अपलोड कर देंगे, जो आपकी क्लास चल रही ना, इस क्लास के साथ में भी अपलोड कर देंगे। और ये हमने ग्रुप पे ही शेयर कर दी, हिंदी की पीडीएफ ग्रुप पे ही शेयर कर दी ऑलरेडी। हाँ, बस एक डिफरेंस ये होगा सर कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इमेजेस के साथ पढ़ रहे हैं। हमने जो पीडीएफ शेयर किए वो एक सिंपल फॉर्मेट में, मतलब यही कंटेंट सेम यही है, इसी के साथ में पीडीएफ भी शेयर कर दी है, कल ही हमने कर दी थी, और अभी धीरे धीरे हम सभी कंटेंट भी आपको पूरी चीजें मिली जाएगी। हाँ, फिर आता है समझ के साथ पठन की योग्यता। अब समझ के साथ पठन की योग्यता क्या होता है? वक्ता के विभिन्न व्याकरण संबंधी, अर्थगत और लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा उचित तरीके से संबंधित विषय वस्तु। देखो, व्याकरण संबंधी, व्याकरण क्या होता है कि यदि हिंदी की बात करें, जहां पर नियमों के तहत सभी चीजें होती है वही व्याकरण होती है। व्याकरण में क्या है? नियम वगैरह है। दूसरी बात क्या है? अर्थ, कि व्याकरण संबंधी संकेत, अर्थगत संकेत, लिपि संकेत, अवलोकन क्षमता और प्रश्न पूछने की आदत। अब इसी में आता है कि लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा उचित तरीके से संबंधित विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करनी चाहिए। काय के द्वारा? व्याकरण संबंधी, अर्थगत, लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा उचित तरीके से संबंधित विषय के पठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा उसे अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों का निर्माण हो पाए। पठन के समय अवलोकन क्षमता का विकास करना चाहिए। विवेचनात्मक दृष्टिकोण के साथ पढ़ते समय प्रश्न भी सामने रखना चाहिए। सीधी सी बात, जिस बच्चे को जितना ज्यादा नॉलेज होता है, अब बच्चों को तो नॉलेज उतना ही होता है, लेकिन उसका व्याकरणिक ज्ञान, उसका कहा जाए अर्थगत संकेत, लिपि संकेत, और इन्हीं को पढ़ने के बाद में उनको चीजों को सोचना और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आए तो उन प्रश्न को पूछने की आदत भी जो होती है, वही समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करते हैं। उसके बाद देखिए, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अब अभिव्यक्त अलग अलग प्रकार से किए जा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती, क्या होती है अभिव्यक्ति? सही उच्चारण,
अभिव्यक्ति के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? सही उच्चारण हो सकता है, स्वर का उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसे आपने कहा नमस्ते दोस्तों, आपने कहा नमस्ते, आपने कहा नमस्ते, जिस प्रकार से आपके स्वर चल रहे हैं वह भी आपके एक अभिव्यक्ति का तरीका है। आप अभिव्यक्त बोलने के तरीके से ही समझ जाता है कि आज व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा है या सामान्य तरीके से बात कर रहा है, यह भी एक अभिव्यक्ति का तरीका है। उसी के बाद कहा जाए भाव भविंगा और स्पष्टता एवं प्रभावशाली प्रस्तुति, ये सभी की सभी चीजें, बस आपको ये रहेगा कि नोट्स जो हम शेयर किए हुए हैं वो एक थ्योरिकली कंसेप्ट पे है, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो इमेजेस के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। इससे ये होगा कि जब आप इमेजेस देखते हैं तो पढ़ने के तरीके को और थोड़ा सा हम ये समझ पा रहे हैं कि थोड़ा आसान लग रहा है और आप इन्हें और अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो बस इसी के अनुरूप चीजें चल रही है। अब अपन देखिए कि सहज अभिव्यक्ति की क्षमता क्या होती है। उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में सक्षम होना चाहिए। देखो सीधी सी बात, आपने देखा कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं वो जैसी सिचुएशन आती ना उस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। उनका बोलने का तरीका इतना पोलाइट वाला होता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब उनके बोलने करने का तरीका इतना अच्छे से होता है, इतने अच्छे से होता है कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना अच्छा बोलता है, जितना अच्छा बोलता है उतना ही प्रभावशाली तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशल को प्रयोग में लाने में सक्षम होना चाहिए। अब वही व्यक्ति तो सक्षम होगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। उसके उच्चारण में अभिव्यक्ति के कई तरीके होना चाहिए जिन्हें वह इस प्रकार प्रयोग कर सके कि वह तार्किक, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। जैसे मान लो अभी हमने आपसे पूछा सर आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों ने कहा कि जी सर आ रहा है। अब हम समझ गए कि आपको इस प्रकार से समझना है। अब यदि आप हमें बोल देते कि सर इस प्रकार से हमें नहीं आ रहा है, अभी तो हम एक तार्किक तरीके से बात कर रहे हैं, तार्किक मतलब देख इस जो हमारा सब्जेक्ट है उससे आप यदि हमें बोल देते कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको एक अलग प्रकार से और विश्लेषणात्मक तरीके से लाते कि सर ऐसे नहीं, अब अपन इस प्रकार से समझते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो ये क्या होगा, तार्किक, विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। अब यही चीज मान के चलो कि इसी चीज को इस इमेज वाले पार्ट को भूल जाए, हमें खड़ा हो गया, इस चीज को हमने ढक दिया, केवल आपके सामने थ्योरी लिखी रहती, थ्योरी लिखी रहती, आप अभी भी पढ़ते, आप अभी भी पढ़ते, क्या होता, हम थ्योरी के तौर पर पढ़ते जाते लेकिन आपके माइंड में एक चीज इमेज नहीं क्रिएट हो पाती। अब यही उसी चीज को हमने क्या किया, जो कंटेंट है उसको एक रचनात्मक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, इस प्रकार से की। अब आप इस सिनेरियो को देख रहे हैं तो आपको पढ़ने में और आसानी हो रही, और आसानी हो रही। अच्छा ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं, बस इन्हीं चीजों को कि तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक तरीके से, और ये क्या होती है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता, ठीक, जिससे क्या हो कि आप और आसान तरीके से समझ सके। और यही व्यक्ति होते जो बहुत अच्छे ओरेटर होते ना, जो बहुत अच्छे से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम ही ये होता है कि वो सहज अभिव्यक्ति की क्षमता होती है उनमें। फिर हम और देखेंगे भाषा शिक्षण के और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य होता है कि सुसंगत लेखन, सुसंगत लेखन। आप उसी लेखन में देखेंगे कि लेखन एक यांत्रिक कौशल नहीं है, इसमें विभिन्न संबंध युक्तियों, तारतम्यपूर्ण विषयों के द्वारा उसे विषय के संगठित करने, पर्यायवाची शब्दों इत्यादि के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को सुसंगत ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता के साथ साथ व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्ह इत्यादि पर पर्याप्त नियंत्रण करने की कौशल सम्मिलित है, सुसंगत लेखन। अब आप इसे देखेंगे तो सबसे बड़ी आर्ट है लेखन। देखो क्या बोल रहा है वो, व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्हों, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो किस प्रकार से लेखन की बात करें। हमने लिखा रोको मत जाने दो, हमने दूसरा लिखा चलो हम दो पे ही बात करते हैं। हमने इसको कहा रोको मत जाने दो,
हमने इसको कहा रोको मत, जाने दो। दोनों ही वर्ड सेम है। इसमें भी यदि पूर्ण विराम छूट रहा तो पूर्ण विराम लगा दिया। आप देखेंगे दो चिन्हों का यूज किया है, इसमें भी दो चिन्ह है, इसमें भी दो चिन्ह है। इसमें भी यदि कहा जाए कि चार पद है और इसमें भी चार पद है, लेकिन दोनों का अर्थ ही अलग अलग है, अर्थ ही अलग अलग है। अब यही चीज होती है लेखन में कि यदि व्यक्ति को विराम चिन्हों का भी पता होना चाहिए और दूसरी बात है कि व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं से सुसंगत लेखन, यह भी क्या है, भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। आपको जितनी अच्छी व्याकरण पे आता होगा, जितना अच्छा शब्द का ज्ञान होगा, जितना अच्छा विषय के बारे में जानते होंगे और जितना अच्छा विराम चिन्हों के बारे में जानते होंगे, वही क्या होता है, आपके पर्याप्त नियंत्रण करने के कौशल में शामिल होता है। तो क्या होता है, सुसंगत लेखन भी। इसका मतलब सीधा है रोको मत, जाने दो, उसको रोक लो, जाने मत दो। इसका मतलब है रोको मत, उसको रोकना मत, जाने दो। तो ये भी सब चीज काय में आ जाती है, सुसंगत लेखन, और इसी के अंतर्गत आ जाती है। चलो आज अपन बस इतना पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देंगे। कल फिर अपन आगे कंटिन्यू में पढ़ेंगे। विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। अब क्या बात कर रहे हैं कि विभिन्न विषयों की, ये भी क्या है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य से है कि यदि आपको भाषा सिखाई जाएगी तो आपकी भाषा सिखाने के उसके उद्देश्य क्या क्या रहेंगे, तो उसके उद्देश्य यही रहेंगे कि यदि आप अच्छे से भाषा सीखेंगे तो आप सुसंगत लेखन कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास होगा, क्योंकि ये इसी से तो सीखेंगे। विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न प्रयोजनों जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनमें प्रयोग करने में भी दक्ष होना चाहिए। आपने देखा स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केवल और केवल पढ़ना जानते हैं, उनको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज उसी के आते हैं, और वह भी स्टूडेंट उसी लेवल पे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में भी एवरेज होते हैं, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, उन एक्स्ट्रा एक्टिविटियों को भी सीखते जाते हैं, और वही चीजें क्या करती है कि विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का भी विकास होता है। अब यदि कहा जाए पाक कला मतलब भोजन बनाने वाली, यह फिल्म, यह खेलकूद, संगीत, बागवानी, निर्माण कार्य, इसे ही कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, स्किलफुल पर्सन है। और फिर धीरे 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 जब ये चीजें होती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने स्किल के अकॉर्डिंग दूसरी चीजों में डाइवर्ट होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति तबला बजाने लग जाता है, कोई व्यक्ति गिटार बजाने लग जाता है, कोई व्यक्ति यदि कहा जाए तो आज का जमाना डिजिटल वाला जमाना आ गया, कोई व्यक्ति रील बनाने लग जाता है, कोई व्यक्ति खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है, गर्ल्स भी एक्सपर्ट होती है और आगे जाकर के वो होम साइंस जैसा भी सब्जेक्ट ले लेती है। उसके बाद में कोई व्यक्ति होते हैं जो निर्माण कार्य, किसी को इलेक्ट्रिक का काम करना अच्छा लगता है, किसी को मैकेनिक का काम करना अच्छा लगता है। तो ये भी क्या होती है कि विभिन्न विषयों को भाषा समझने की योग्यता का विकास। अब यदि मान लो किसी व्यक्ति को भाषा का ही नहीं नॉलेज होगा तो वो क्या करेगा, बोले अब मैं क्या कर सकता, मेरे को तो कुछ नहीं आता, भाषा ही नहीं आती है। तो ये सब क्या है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। तो आपने अभी आज अपन अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास इसके बाद में आपकी पर्यावरण की भी क्लास रहेगी। बस मैम आते ही होंगे, वो आपकी क्लास को लेंगे। साथ ही आपको ये पीडीएफ तो अभी हमने शेयर कर ही दी है, और आप सर लोग बताएं। हाँ, मैम भी, ममता मैम भी है, शंभू सिंह कुशवाहा सर भी है, बाकी गोस्वामी सर भी है, साक्य मैम भी है। आज की क्लास आपको कैसे लगी, और हम आपसे बताएं जितने अच्छे तरीके से आपने इसको सीखा, हिंदी और इंग्लिश कॉपी पेस्ट चलेगा, हिंदी और इंग्लिश कॉपी पेस्ट चलेगा। और दूसरा एक कहे कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि हमारे को हिंदी मतलब टेट में, आप सब सर और मैम लोगों से वादा करता हूं कि हमें एक थोड़ा समय दे दे, यदि 2 से 2.5 महीने दे दिए इस एग्जाम के लिए, तो आपकी एग्जाम पहली बार में क्लियर होगी, इतना मैं वादा करता हूं, क्योंकि हम उस स्ट्रेटजी के साथ में ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखो, यदि मुझे मिल जाते हैं इसमें, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इमेजेस, भाषा लर्निंग,
चलो एक हम पेपर ही ओपन करते हैं। हाँ, कहाँ है? एक मैं और सर एक पेपर ओपन करता हूँ। चलो किसी में भी अपनी हिंदी तो रहेगी रहेगी। ये सभी पेपर एप्लीकेशन पर भी अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हैं, यह चीजें देखेंगे। ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे। भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि नहीं है। अब देखेंगे नहीं है क्या होता है। वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि, शब्द द्वारा अक्षर परिचय विधि, वाक्य बनाना। अभी हम इसी और भी पेडोलॉजी वाले पार्ट पे आएंगे तो इन चीजों को भी पढ़ेंगे। तो आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं तो भाषा से रिलेटेड यह सब चीजें आएगी। यहीं से आइए हिंदी स्टार्ट होती। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ये एक हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे। अब हम आपको मुहावरे लोकोक्ति वाली जो पीडीएफ है वह भी उस पर अपलोड कर ही देंगे, क्योंकि ये देखिए ये प्रश्न ही हमारा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ क्या है। घोर कष्ट देना, पैसा पास न होना, विपत्ति या बुरी समय आना, व्यक्ति के अनुसार आओ भगत, कि व्यक्ति के अनुसार आओ भगत। दूसरा आप यही देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। अभी हम धीरे से ये पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम इन्हीं चीजों पर आने वाले हैं। इसी के बाद में जो चीजें और भी हम नीचे देखेंगे, ये आपका अनसीन पैसेज, ऐसे प्रश्न आएंगे। ये आपको एक पूरा गद्यांश दिया हुआ है, उसी के नीचे ये आंसर दिए हुए हैं और कहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत कथन वह जो इस गद्यांश में ही नहीं दिया हुआ हो। देखो अब अपन देखते हैं कि सीधा इसको ही आप पढ़े कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे। थोड़ा आपको इतना बड़े इतने में जूम दिख रहा है। इन प्रश्नों को ये एक पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे हम। हिंदी के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता, तो अब समझिए। इसने क्या कहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब कुछ तो सत्य होंगे, एक ही असत्य होगा। एक है प्राचीन और मध्यमिक कालीन विश्व की समस्याओं को प्रमुखगत मानता है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इसमें देखना यही लिखा है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। यह लिखा हुआ है, प्रमुख मानता है, एज इट इज दिया है। एक तो ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा, विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई तो वह आज दुखी है। इसी में हम और आगे देखेंगे। इसी से आध्यात्म विद्या का विकास लगा। फिर और हम आगे देखते हुए आए, विज्ञान की वृद्धि में भी मनुष्य शाश्वत, ये लिखा है, विज्ञान की वृद्धि में भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है। और कहां पर लिखा था, ये रहा, विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है। दुखी है, यही तक का था क्वेश्चन। तीसरा हम देखें, चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान ही है, वह आज आप पूरे इसमें देखेंगे। तो यह वाला आपको आंसर कल्पना से, फिर चंचल विषन्न उतना आसान था पहले कि ये चिंतकों, फिर यहां पर आता है ना, अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। और इसने क्या कहा, चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान ही है। और यहां पर यह क्या बोल रहा है कि इसके समस्याओं का समाधान क्या है, इसकी समस्याओं का समाधान विज्ञान का है, विज्ञान नहीं है। यहां नहीं होने की बात कर रहा है और यहां होने की बात कर रहा। बस यही तो प्रश्न का उत्तर था। अब आपने इसके लिए कुछ अलग से पढ़ा क्या, कुछ नहीं, बस उसे देखने का नजरिया उसी लेवल पर रहेगा, उसी लेवल पर हम करेंगे। और हिंदी के 15 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। 15 क्वेश्चन मतलब गद्यांश पद्यांश के बेस पे आएंगे। यहां पर क्या है, नहीं है, और यहां पर ही दिया है। अब इसके आगे और देखो, मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की है। और हम आगे देखें, इसमें कहीं पर लिखा हुआ है, वह आज विषण्ण, हाँ ये लिखा है पहले नंबर पे, मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की है, जिसका समाधान रोटी और वस्त्र और अन्य अर्ध भौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है। हाँ, एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी वस्त्र और अन्य, यह है। एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी वस्त्र और अन्य भौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है। अब आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे इसमें आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा।
इस पूरे के पूरे इस अनसीन को पढ़ने में आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा। चार के चारों दिए हुए थे, फर्क इतना था कि यहां पर विज्ञान ही है और यहां पर विज्ञान नहीं है, इतना था। ऐसे प्रश्न भी आएंगे, हम इन प्रश्नों को 100% करके आएंगे। आपके पास पेपर भी रहेगा क्योंकि आप लोगों की एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है। आपके पास में पेन भी रहेगी, हम उस पेन को चलाते हुए पूरी चीजें कर लेंगे, क्या बड़ी चीज है। दूसरी चीज अब और एक मैं बताता हूं, यह हमारा मनुष्य की समस्याओं से रिलेटेड गद्यांश था। नीचे देखो, मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की है, वही गद्यांश है। अब इसने क्या, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से किसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया। अब इसको अपन हल करते हैं, चलिए अपन हल करते हैं। आप देखेंगे समाधान, तो क्या समाधान नामक वर्ड है, तो ये रहा एक समाधान। दूसरा लिखा है अनुभूत। अब और हम इसको देखने के लिए गए तो इसी में हम देखेंगे कि क्या मिल रहा, आध्यात्मिक समस्याओं का मानता है विकास मनुष्य जो कि प्रयोगशाला परखा मनुष्य भक्त बनते हैं, यहां तक कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप छुरा छुरी आदि यह सत्य नहीं, वह ऐसा कि मनुष्य ध्यान नहीं देना चाहता। विज्ञान जो का त्यों नई विजय प्राप्त करता गया, जो त्यों अधिकाधिक मनुष्य के भक्त बनते गए, यहां तक आध्यात्मवादियों की भी आवश्यकता। ये लिखा है अनुभूत, अनुभूत भी आ गया। तीसरा आता है अभिवृद्धि और अशांत। फिर हम और इसके आगे चले, बातों को वह संभव हो सके, विज्ञान की भाषा रखे, किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग शोक जरा मरण शिकार है। वह बड़ी बात तो यह है कि उन्हें पहले सुखों की कल्पना भी नहीं कर सकते, अब सुखों के सेल पर बैठा हुआ मनुष्य चंचल विषण्ण और ये अशांत। अशांत है, वह उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती है। अब मुझे बताए, इस प्रश्न को हल करने में आपको क्या पढ़ना पड़ा। जो चीज आपको आती वह तो आती ही आती है। ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने होने वाले। अब यदि कहा जाए एमपी टेट ये केवल और केवल एक प्लानिंग के साथ पढ़ने वाली स्ट्रेटजी है, और हम आपसे फिर कहें यह तो हिंदी है, हमारी कोशिश यह रहेगी कि मैथ्स के सब्जेक्ट को कैसे बहुत अच्छा किया जा सकता है, इंग्लिश को कैसे बहुत अच्छा किया जा सकता है, बाल विकास को कैसे बहुत अच्छा किया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे अच्छा किया जा सकता। और हमारा ड्रीम सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी विषय में ही आपको पूरा लेकर के चलूंगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि 30 में से 28 29, 30 में से 30 नंबर लाएंगे, 30 में से 30 नंबर लाएंगे। अब ये तो आपने दो क्वेश्चन देखे, चलो और एक आगे नीचे देखते हैं। फिर वापस से मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की, वही अनसीन है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। अब आप इस पूरे को देखेंगे तो यहीं पर आएगा कि मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की है। एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी वस्त्र अन्य अर्ध भौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य दुख दौर्मनस्य रोग शोक जरा मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी और वस्त्र न मोटर और महल हो सकते। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याएं अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। अब आप देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार, इसको तो छोड़ो, शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। इस वाक्य को देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। यही है, शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। यह लिखा है, शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। आगे क्या लिखा है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व। अब आपके ऑप्शन देखो, प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व, अर्धकालीन विश्व, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व। सीधा ही लिखा हुआ है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व। अब इसमें आप कितना, यह एक हम कहें ना, बड़े अच्छे तरीके से हमारा पेपर आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये चीज समझ में आ रही? ठीक, अभी और भी सर लोग जुड़ रहे हैं। जी मैम, गोस्वामी सर, फिर उसके बाद में शोभना खनगर मैम, जी मैम, कुशवाहा सर और साक्य मैडम,
सर आप सभी लोग बताएं आज की क्लास कैसी लगी आपको, फिर अपन और आगे आपको इसी लेवल पर पढ़ाएंगे और यही चीजें रहेगी। हमारा एक मेन कंसेप्ट में आपसे फिर कहूं, यदि मैं आपसे कहूं कि सर एक आपको डायग्राम बनाना, एक चित्र बनाना है, आपको एक चित्र बनाना है और उस चित्र को आप देखेंगे तो उस चित्र में आपकी ये चीजें रहेगी कि एक लड़का है 5 फीट 9 इंच की हाइट है, गेहुआ कलर है, गेहुए कलर के बाद में वो हल्की सी दाढ़ी रखता है, बाल भी उसके हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो दुबला पतला सा है, बहुत ज्यादा हाइट मतलब हेल्थ नहीं है, थोड़ी सी आंखें काली सी है और गाल थोड़े से उठे हुए से हैं। अब इसी चीज के साथ में आपको एक चित्र बनाना है। आप बहुत सोचेंगे लेकिन वैसा चित्र नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे बनाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन माइंड में आइडिया ही नहीं आएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं और बोल रहा हूं कि सर मेरा चित्र बनाना है। आप इस जगह भी एफर्ट लगाएंगे, आप कितना अच्छा चित्र बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन इस जगह पर आप चित्र बनाने की कोशिश करेंगे और वह चित्र बनाने की जो कोशिश करेंगे ना तो आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। आप पेंसिल भी यूज करेंगे, आप रबड़ भी यूज करेंगे, अच्छा भी बनाएंगे, बुरा भी बनेगा, मिटा के फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक सिनेरियो बना हुआ है। बस वही सिनेरियो हम स्टेट के एग्जाम को लेकर के क्रिएट करेंगे और जिस दिन वह सिनेरियो क्रिएट हो गया उस दिन आपको एग्जाम लगेगी नहीं कि आपको ऐसी एग्जाम भी देना। और मुझे ये बताए, ये अभी हमने 3 गद्यांश हल किए, आपने पहले देखा था नहीं देखा था मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं पता कि इस पेपर को आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन यदि इन 3 प्रश्नों को देखने के बाद आपको लगा कि इसको पढ़ना चाहिए था हमें, क्या इन 3 प्रश्नों को हल करने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े क्या? और यह मैं वह पेपर बता रहा हूं जो ओपन विद्यार्थियों के लिए होता है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। आप लोगों के लिए जो पेपर होगा ना वह पेपर होगा जो इससे नॉर्मल लेवल का रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग लेगा, आप देने वाले शिक्षक लोग रहेंगे, तो यह वह पेपर होने वाला है। तो आप नो टेंशन रहे, बड़ा शानदार पेपर होगा और एक बार में परीक्षा निकलेगी। बस आप थोड़ा सा, हम आपसे फिर कहें ज्यादा समय नहीं मांगेंगे, अभी 2 घंटे ही हम क्लास चलाएंगे, पर डे 2 ही क्लास चलाएंगे और हम उस लेवल पर लेकर के आएंगे कि आप खुद कहेंगे कि टेट का जितना हुआ बना रखा था एक्चुअल में उतना हुआ था ही नहीं। बस एक ये चीज होती है कि यदि हम यहाँ पर 2 लोगों को मिक्स कर ले, कैसे? जो विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहते और जो शिक्षक जो टेट की एग्जाम देना चाहते, लेकिन ये कभी नहीं होगा। यह बैच केवल और केवल शिक्षकों के लिए ही दीपश्री एकेडमी पर चलेगी और हम उसी के लिए पढ़ाएंगे। हमारे उस विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हमको मेरिट में लाने के लिए पढ़ाना होगा। आप लोगों को पढ़ाना है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना होगा, तो हम उसी लेवल पर चलेंगे। तो जी ये चीज समझ में आई। अभी भी मैं आपसे कहूं, अभी मैंने 3 ही गद्यांश के क्वेश्चन देखे हैं, सेम गद्यांश चल रहा है। अभी मैं आगे और बताता, मुझे भी नहीं पता, रैंडमली जो मेरे पास में आया वही मैंने खोला है। फिर हम आगे चलते हैं। चलो, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? बाकी 3 तो गलत होंगे, वो भी देख लेते कौन सा सत्य है और कौन से गलत होंगे। अब यह क्लास थोड़ी इसलिए लंबी हो रही है कि अभी आपकी एनवायरनमेंट की क्लास होना थी, अभी आपकी एनवायरनमेंट की क्लास होना थी और मैम आई गए हैं। बारिश, इतनी बारिश होने के बाद भी मैम क्लास लेने के लिए आ गए क्योंकि मैम को क्लास लेना था। चलिए तो ठीक सर, आज अपन फिर अब यहीं पर क्लास रोकेंगे, इसके बाद आपकी एनवायरनमेंट की क्लास है। और साथ ही अभी आप जो सर लोग हैं, आपके साथ में और भी जो दूसरे सर लोग हैं, अब सभी सर लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं और सभी आप सर लोगों का सपोर्ट भी मिलते हुए जा रहा है। आप भी आपके साथी जो सर लोग हैं उन्हें भी शेयर करें, यदि उन्हें भी बताएं, यदि वो भी पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम पूरी चीजें उसी प्रकार से करेंगे। साथ ही अभी हम आपको ये पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र की, वह भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक सर, नमस्कार।